हम सभी ने उस मशहूर फिल्म द मैट्रिक्स के बारे में तो सुना ही है ना? जहां मुख्य किरदार को अचानक ये भयानक एहसास होता है कि वो जिस दुनिया को असली मान रहा था वो दरअसल बस हरे रंग के कोड से बनी एक विशाल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है। हाँ, बिल्कुल। और अक्सर लोग ये सोचकर उस फिल्म को खारिज कर देते हैं कि ये तो महज एक साइंस फिक्शन कहानी है, मतलब असल जिंदगी से इसका क्या लेना देना। सही बात है। लेकिन आज मेरे सामने रिसर्च पेपर्स, एकेडमिक लेखों और समाज शास्त्रीय अध्ययनों का एक बहुत बड़ा स्टैक रखा है, और इन तमाम पन्नों का गहन विश्लेषण करने के बाद एक बहुत ही अजीब सी बात सामने आती है। अजीब सी बात जैसे कि क्या? जैसे कि क्या हो अगर हम भी हर दिन एक मैट्रिक्स में ही जी रहे हों, बस फर्क इतना है कि ये कोई कंप्यूटर का कोड नहीं है, बल्कि ये हमारे समाज का ताना बाना है। वो अदृश्य नियम, वे संरचनाएं जिन्हें हम रोजमर्रा की जिंदगी में जीते तो हैं, लेकिन उस कोडिंग को कभी देख नहीं पाते। अरे वाह, ये मैट्रिक्स वाली तुलना बहुत सटीक है। असल में हम समाज के भीतर इस कदर रचे बसे होते हैं कि हमें उसकी दीवारें या उसके नियम दिखाई ही नहीं देते। हमें लगता है कि हमारे रोजमर्रा के फैसले पूरी तरह से हमारे अपने हैं। बिल्कुल, हम सोचते हैं कि हम पूरी तरह से आज़ाद हैं, लेकिन इन स्रोतों से जो निष्कर्ष निकलता है वो ये है कि समाजशास्त्र हमें उस अदृश्य कोडिंग को देखने की दृष्टि देता है। और यही आज के हमारे इस गहन विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य है। हमारे पास जो ये लेखों और सिद्धांतों का भारी भरकम स्टैक है, उसमें से हमने 14 ऐसे महान विचारकों के नजरिए निकाले हैं जिन्होंने सामाजिक मैट्रिक्स के कोड को डिकोड किया है। तो आज हम मैक्रो यानी समाज की उन विशाल ताकतों से शुरुआत करेंगे जो हमें कठपुतली की तरह चलाती हैं, और फिर धीरे धीरे माइक्रो तक जाएंगे। हाँ, जहां हम देखेंगे कि कैसे हम अपनी छोटी छोटी हरकतों से खुद उस समाज का निर्माण कर रहे हैं। तो अगर हमें इस कोडिंग को समझना है तो शुरुआत कहाँ से करें? हमें उस सबसे बुनियादी सवाल से शुरुआत करनी होगी जो इन सभी शोध पत्रों के केंद्र में है। आखिर समाज बनता कैसे है? जब हम इमाइल दुर्खीम जैसे विचारकों के लेख पढ़ते हैं तो उनका सबसे बड़ा आश्चर्य यही था कि समाज बिखर क्यों नहीं जाता। मतलब इतने सारे अलग अलग लोग एक साथ कैसे रह लेते हैं बिना एक दूसरे से लड़े? हाँ, ठीक वही। दुर्खीम इसके पीछे एक सामाजिक तथ्य या सोशल फैक्ट्स की बात करते हैं। ये सामाजिक तथ्य सुनने में थोड़ा किताबी लगता है। क्या हम इसे इंटरनेट के किसी अदृश्य एल्गोरिदम की तरह सोच सकते हैं? एल्गोरिदम? जैसे कि? जैसे यूट्यूब का एल्गोरिदम। हम उसे देख नहीं सकते, लेकिन वो तय करता है कि हम आगे कौन से वीडियो देखेंगे। क्या सामाजिक तथ्य भी ऐसी ही हमारे व्यवहार को चुपचाप नियंत्रित करते हैं? अरे, ये बहुत ही बेहतरीन रूपक है। बिल्कुल, सामाजिक तथ्य वही एल्गोरिदम्स हैं। ये वो बाहरी शक्तियां हैं, जैसे हमारे रीति रिवाज, कानून, भाषा, जो हमारे पैदा होने से पहले भी थीं और हमारे बाद भी रहेंगी। मतलब ये हम पर एक दबाव डालती हैं? एकदम सही। दुर्खीम ये साबित करना चाहते थे कि हमारे सबसे व्यक्तिगत फैसले भी इस एल्गोरिदम से प्रभावित होते हैं। इसके लिए उन्होंने उस विषय को चुना जो इंसान का सबसे निजी फैसला माना जाता है, आत्महत्या। रुकिए, ये बात थोड़ी अजीब लगती है। मतलब आत्महत्या तो किसी इंसान के दिमाग के अंदर की उथल-पुथल या गहरी निराशा का परिणाम है ना? इसमें समाज का क्या काम? यही तो दुर्खीम की खोज की सबसे बड़ी खूबी थी। उन्होंने आंकड़ों का अध्ययन किया और दिखाया कि आत्महत्या सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक घटना नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या है? ये इस बात पर निर्भर करता है कि कोई व्यक्ति समाज के साथ कितनी मजबूती से जुड़ा है। उन्होंने इसे 4 हिस्सों में बांटा। पहला था अहमवादी या इगोइस्टिक आत्महत्या। इगोइस्टिक, इसका मतलब जब इंसान बहुत ज्यादा अकेला हो जाता है। बिल्कुल, जब समाज का एल्गोरिदम किसी इंसान को पूरी तरह अकेला छोड़ देता है, उसका समाज से जुड़ाव टूट जाता है। जैसे आधुनिक बड़े शहरों का जो चरम अकेलापन होता है ना, तब ऐसा होता है। समझ गया। तो अगर जुड़ाव कम होना खतरनाक है, तो क्या इसका मतलब है कि समाज से बहुत ज्यादा जुड़ जाना अच्छा है? नहीं, यहीं पर परार्थवादी या अल्ट्रिस्टिक आत्महत्या की बात आती है। जब इंसान समाज या किसी समूह से इतना अधिक जुड़ जाता है कि उसकी खुद की कोई पहचान ही नहीं बचती। जैसे कोई सैनिक जो अपनी टुकड़ी के लिए जान दे देता है। हाँ, या फिर पुरानी सती प्रथा जैसी अत्यधिक निष्ठा। यहाँ व्यक्ति समूह के नियमों के सामने अपने अस्तित्व को ही मिटा देता है। ये सच में सोचने पर मजबूर करता है। एक तरफ अकेलापन जानलेवा है और दूसरी तरफ अत्यधिक जुड़ाव। और दुर्खीम के लेखों में जो तीसरी श्रेणी है वो आज के समय में बहुत प्रासंगिक लगती है, विसंगतिपूर्ण या एनोमिक आत्महत्या। यह तब होता है जब समाज के नियम अचानक हवा हो जाते हैं।
मतलब कोई बड़ा संकट आ जाए? हाँ, जैसे अगर किसी देश की अर्थव्यवस्था रातों रात क्रैश कर जाए। हाँ, या किसी का अचानक तलाक हो जाए। जिन नियमों के सहारे वो इंसान जी रहा था, वे अचानक गायब हो जाते हैं। व्यक्ति दिशाहीन हो जाता है। और चौथी स्थिति क्या है? चौथी स्थिति इसकी ठीक उलट है, भाग्यवादी आत्महत्या, जहां नियम इतने कठोर और दम घोटू हो जाते हैं कि इंसान को भविष्य में कोई उम्मीद ही नजर नहीं आती, जैसे जेल के कैदी। तो दुर्खीम का कहना था कि समाज एक संतुलन का नाम है, न बहुत ज्यादा नियम, न बहुत कम। एकदम सही। वे समाज को एक गोंद की तरह देखते थे जो हमें जोड़कर रखता है। लेकिन जब मैं दुनिया की खबरों को देखता हूं, तो मुझे गोंद कम और आपसी टकराव ज्यादा दिखाई देता है। और यहीं पर हमारे स्टैक के अगले विचारक कार्ल मार्क्स की थ्योरी तस्वीर में आती है। हाँ, मार्क्स का नजरिया तो बिल्कुल ही अलग था। मार्क्स के लिए समाज कोई गोंद नहीं था, बल्कि एक जंग का मैदान था, है ना? बिल्कुल। मार्क्स ने दुर्खीम के इस गोंद वाले विचार को पूरी तरह से नकार दिया। मार्क्स के ऐतिहासिक भौतिकवाद के अनुसार समाज का पूरा ढांचा सिर्फ और सिर्फ एक चीज पर टिका है, और वो है अर्थव्यवस्था। जिसे वे आधार या बेस कहते हैं। हाँ, उनका तर्क है कि समाज की बाकी सारी चीजें, हमारा धर्म, हमारी शिक्षा व्यवस्था, यहाँ तक कि हमारे कानून, ये सब केवल अधिरचना या सुपर स्ट्रक्चर हैं जो अर्थव्यवस्था के ऊपर खड़े हैं। और उसी के इशारों पर नाचती हैं। मतलब अगर मुझे समाज के नियम समझने हैं, तो मुझे बस ये देखना होगा कि पैसा किसके पास है। साधारण शब्दों में कहें तो हाँ, मार्क्स का कहना था कि पूंजीवादी व्यवस्था में समाज दो धड़ों में बंट जाता है। एक वो जिनके पास उत्पादन के साधन हैं, यानी पूंजीपति, और दूसरे वो जिनके पास सिर्फ अपनी मेहनत है, यानी मजदूर। सही कहा। और उन्होंने शोषण के इस तरीके को समझाने के लिए एक सूत्र दिया था, MCM-। MCM-। ये तो किसी जटिल गणित के फॉर्मूले जैसा लग रहा है। इसका असल जिंदगी की किसी फैक्ट्री या दफ्तर में क्या मतलब होता है? इसे एक उदाहरण से समझते हैं। M का मतलब है पैसा, यानी मनी। एक पूंजीपति अपना पैसा लगाता है, और C यानी कमोडिटी, वस्तु या श्रम खरीदता है। अच्छा, मान लीजिए उसने एक मजदूर को 500 रुपए दिहाड़ी पर रखा। हाँ, और उस मजदूर ने दिन भर में 2000 रुपए के जूते बनाए। अब पूंजीपति उन जूतों को बेचकर M- कमाता है, यानी पहले से ज्यादा पैसा। समझ गया। मजदूर को मिले सिर्फ 500, लेकिन उसने मूल्य पैदा किया 2000 का। तो बीच के जो 1500 रुपए हैं, वो अतिरिक्त मूल्य या सरप्लस वैल्यू है। बिल्कुल, जो बिना किसी मेहनत के पूंजीपति की जेब में चला गया। और मार्क्स कहते हैं कि यही अतिरिक्त मूल्य समाज में सारे संघर्षों की जड़ है। ये तो एक तरह की चोरी हो गई। मार्क्स के नजरों में तो हाँ। इस पूरी प्रक्रिया में मजदूर को अपनी ही बनाई चीज से, अपनी मेहनत से और अंततः खुद अपनी इंसानियत से अलग थलग कर दिया जाता है। इसे मार्क्स ने अलगाव या एलियनेशन कहा है। ये दृष्टिकोण तो बहुत ही निराशाजनक है। मार्क्स कहते हैं कि पैसा हर चीज को नियंत्रित कर रहा है। हाँ, उनका ढांचा पूरी तरह से आर्थिक है। लेकिन क्या इंसान सिर्फ पैसे के लिए काम करता है? हमारे अंदर तर्क, भावनाएं और नैतिकता भी तो होती है। यहीं पर मैक्स वेबर के विचार बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। उसके पीछे उसका अपना क्या अर्थ छिपा है। उन्होंने इसे समझने के लिए वर्टेहैन की अवधारणा दी। वर्टेहैन मतलब किसी के नजरिए में गहराई से उतरकर उसे समझना। हाँ, और शायद इसीलिए वेबर ने इंसान के कार्यों को अलग अलग श्रेणियों में बांटा। मुझे उनके तार्किक कार्यों का विचार बहुत दिलचस्प लगा। जैसे अगर कोई परीक्षा पास करने के लिए दिन रात पढ़ाई कर रहा है, तो ये एक स्पष्ट तार्किक कार्य है। बिल्कुल, एक लक्ष्य है और उसके लिए एक साधन चुना गया है। इसे वेबर ने ज़्वेक रैशनल कहा है, यानी साधन और साध्य दोनों तार्किक हैं। लेकिन सोचिए, अगर कोई व्यक्ति किसी अजनबी की जान बचाने के लिए आग में कूद जाता है, क्या यह तार्किक है? अर्थशास्त्र के हिसाब से तो नहीं, लेकिन वेबर कहते हैं कि ये मूल्य तार्किक या वर्त रैशनल कार्य है। यहाँ इंसान किसी गहरे नैतिक मूल्य के कारण ऐसा कर रहा है, भले ही इसके परिणाम कुछ भी हो। लेकिन वेबर के शोध में एक चेतावनी भी छिपी है, जो आज के समय में सच होती दिख रही है। उन्होंने लोहे के पिंजरे या दी आयरन केज का जिक्र किया था। हाँ, ये उनका सबसे प्रसिद्ध विचार है। क्या वे इस बात से डरे हुए थे कि हम बहुत ज्यादा मशीनरी या रोबोटिक्स की तरफ जा रहे हैं? वो रोबोट से नहीं, बल्कि इंसानी समाज के मशीनी होने से डरे हुए थे। वेबर ने देखा कि आधुनिक दुनिया हर चीज में बस कार्यकुशलता या एफिशिएंसी ढूंढ रही है। अच्छा, जैसे नौकरशाही या ब्यूरोक्रेसी?
इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। बिल्कुल, हम नियमों, फाइलों और प्रक्रियाओं का एक ऐसा जाल बना रहे हैं जो काम तो शायद तेजी से करे, लेकिन अंततः ये एक लोहे का पिंजरा बन जाता है। जो इंसान की रचनात्मकता और आजादी को कुचल देता है। एकदम सही। तो अगर हम इन तीनों शास्त्रीय विचारकों की बातों को एक जगह रखें तो एक बहुत ही गहरा विरोधाभास नजर आता है। एक तरफ दुर्खीम का गोंद है जो हमें जोड़े रखना चाहता है। दूसरी तरफ मार्क्स का अखाड़ा है जहां हम संसाधनों के लिए लड़ रहे हैं। हाँ, और तीसरी तरफ वेबर का लोहे का पिंजरा है जहां हमारी तर्कशीलता ही हमारी जेल बन गई है। और मजे की बात यह है कि ये तीनों ही अपने अपने तरीके से सच है। मैक्रो समाजशास्त्र यही है, ये समाज के इंजन को अलग अलग कोणों से देखने का तरीका है। ठीक है, तो हमने ये समझ लिया कि इंजन पर कौन सी बड़ी ताकतें काम कर रही हैं। लेकिन अगर समाज में इतना संघर्ष है, इतने कड़े नियम हैं, तो ये व्यवस्था हर दूसरे दिन पूरी तरह से चरमरा क्यों नहीं जाती? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है और यहाँ हम प्रकार्यवाद और संरचनावाद के पन्नों में प्रवेश करते हैं। रैडक्लिफ ब्राउन और मेलिनोस्की जैसे विचारकों ने इसी का जवाब ढूंढने की कोशिश की। तो रैडक्लिफ ब्राउन का क्या नजरिया था? उनका नजरिया बहुत सीधा था। उन्होंने समाज की तुलना एक ईंट की दीवार से की। ईंट की दीवार मतलब हम इंसान उस दीवार की ईंटें हैं? बिल्कुल, समय के साथ पुरानी ईंटें टूटती हैं, उनकी जगह नई ईंटें लगाई जाती हैं। यानी लोग जन्म लेते हैं और मर जाते हैं। लेकिन जो दीवार की संरचना है, उसका जो ढांचा है, वो हमेशा खड़ा रहता है। हाँ, समाज अपनी संस्थाओं जैसे धर्म, परिवार, कानून के जरिए खुद को जिंदा रखता है। लेकिन इसमें तो इंसान की कोई अहमियत ही नहीं बची। क्या हमारी अपनी कोई जरूरतें नहीं हैं? यहीं पर मेलिनोस्की का शोध काम आता है। वे इस बात पर जोर देते हैं कि हमारी हर परंपरा या संस्कृति दरअसल इंसान की कुछ बुनियादी जैविक और मनोवैज्ञानिक जरूरतों को पूरा करने के लिए बनी है। उनके लेखों में वो कुलारिंग का जो अध्ययन है, वो बहुत अद्भुत उदाहरण है। हाँ, कुलारिन का उदाहरण सच में शानदार है। बाहर से देखने पर ये किसी को भी मूर्खतापूर्ण लग सकता है कि कुछ जनजातियां अपनी छोटी नावों में मीलों लंबी और खतरनाक यात्राएं कर रही हैं। और वो भी सिर्फ शंखों और मोतियों के हार का आदान प्रदान करने के लिए। कोई भी पूछेगा कि इसके बजाय वे खाने का सामान या हथियार क्यों नहीं बदलते? बिल्कुल, शंख के पीछे जान जोखिम में क्यों डालना? लेकिन मालिनोस्की ने जब गहराई से देखा तो पाया कि ये महज शंख का लेन देन नहीं था। तो फिर क्या था? ये उनके बीच शांति बनाए रखने का तरीका था। इसके जरिए वे आपस में गठजोड़ बनाते थे, अपना रुतबा कायम करते थे और किसी भी तरह के युद्ध की संभावना को खत्म करते थे। अरे वाह! मतलब ये प्रथा उनकी मनोवैज्ञानिक और सामाजिक सुरक्षा की जरूरत को पूरा कर रही थी। ये तो ऐसा है जैसे आज के समय में बहुत महंगे गिफ्ट्स का आदान प्रदान किया जाता है। बिल्कुल, सिर्फ अपना नेटवर्क और रिश्ता मजबूत रखने के लिए। इसी बात को अगर हम एक बड़े सिस्टम के तौर पर देखें तो टैलकॉट पार्सन्स का नाम आता है। उन्होंने तो पूरे समाज को एक जीवित जीव मान लिया था और ये समझाने के लिए एजिल मॉडल पेश किया। हाँ, AGIL। पार्सन्स ये समझना चाहते थे कि किसी भी व्यवस्था को जिंदा रहने के लिए कौन से 4 काम करने ही पड़ते हैं। ये मॉडल किसी भी व्यवस्था की झटके सहने की क्षमता को दिखाता है। चलिए इस मॉडल को किसी वास्तविक संकट पर लागू करके देखते हैं। मान लीजिए देश में कोई भयंकर आर्थिक मंदी आ गई। ए से अडेप्टेशन यानी अर्थव्यवस्था हिल गई। अब क्या होगा? यहीं पर पार्सन्स का मॉडल काम आता है। जब अर्थव्यवस्था कमजोर होती है तो समाज का दूसरा हिस्सा यानी सरकार या गोल अटेनमेंट तुरंत सक्रिय हो जाता है। अच्छा, सरकार नई नीतियां बनाएगी। हाँ, फिर आय इंटीग्रेशन यानी हमारी कानून व्यवस्था ये सुनिश्चित करेगी कि मंदी के कारण अपराध न बढ़ें और लोग एक दूसरे से न लड़ें। और सबसे आखिर में L यानी लेटेंसी, जो हमारा परिवार और शिक्षा व्यवस्था है। बिल्कुल, जब मंदी के कारण कोई इंसान अपनी नौकरी खोकर हताश घर लौटता है तो उसका परिवार उसे भावनात्मक सहारा देता है, उसके तनाव को कम करता है ताकि अगले दिन वो फिर से समाज में जा सके। पार्सन्स का यही कहना था कि ये चारों अंग आपस में जुड़े हुए हैं। अगर एक अंग बीमार पड़ता है तो बाकी तीनों मिलकर उसे संभालते हैं। ये एक बहुत ही परफेक्ट मशीन की तरह लगता है। हाँ, लेकिन मुझे रॉबर्ट के मर्टन के लेख कुछ अलग ही कहानी सुनाते हैं। वो पूछते हैं कि अगर मशीन इतनी ही परफेक्ट है तो समाज में अपराध क्यों होते हैं? हर कोई नियमों का पालन क्यों नहीं करता? मर्टन ये मानते थे कि व्यवस्थाओं के कुछ स्पष्ट कार्य या मैनिफेस्ट फंक्शंस होते हैं जो सबको दिखते हैं, लेकिन कुछ छिपे हुए कार्य भी होते हैं जो सतह के नीचे काम कर रहे होते हैं। जैसे अगर हम स्कूल या कॉलेज की बात करें,
स्पष्ट कार्य तो यही है कि वहां जाकर पढ़ाई करो और डिग्री लो। बिल्कुल। लेकिन क्या उसका छिपा हुआ कार्य ये नहीं है कि अमीर लोग वहां अपने बच्चों को भेजते हैं ताकि वे दूसरे अमीर परिवारों के बच्चों से नेटवर्क बना सकें, या शायद युवाओं को एक सुरक्षित जगह देना जहां वे अपना जीवन साथी चुन सके? एकदम सही। और जब व्यवस्थाएं इन छिपे हुए परिणामों को जन्म देती हैं तो समाज में तनाव पैदा होता है। मर्टन ने अपनी विचलन प्रकार थ्योरी में समझाया कि समाज हमें कुछ लक्ष्य देता है, जैसे कि अमीर बनना, और उन लक्ष्यों तक पहुंचने के रास्ते भी तय करता है, जैसे कि नौकरी करना या बिजनेस करना। लेकिन समस्या तब आती है जब रास्ते सबके लिए खुले नहीं होते। हाँ, और यहाँ मर्टन का नव प्रवर्तक या इनोवेटर वाला प्रकार बहुत हैरान करता है। अगर कोई व्यक्ति समाज के लक्ष्य यानी अमीर बनने को तो मानता है, लेकिन उस तक पहुंचने के तय रास्ते को ठुकरा देता है, तो मर्टन उसे नव प्रवर्तक कहते हैं। इसका एक सीधा उदाहरण क्या हो सकता है? एक बैंक लूटने वाला। बैंक लूटने वाला। हाँ, वो व्यक्ति भी अमीर बनना चाहता है, जो समाज का ही दिया हुआ लक्ष्य है, लेकिन वो 9 से 5 की नौकरी का लंबा रास्ता नहीं चुनना चाहता। उसने अपना एक नया, हालांकि गैर कानूनी तरीका निकाल लिया। अरे बाप रे, मतलब समाजशास्त्र की नजर में वो सिर्फ अपराधी नहीं बल्कि व्यवस्था में आए एक तनाव का परिणाम है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ वो व्यक्ति है जिसे मर्टन कर्मकांडी या रिचुअलिस्ट कहते हैं। ये वो इंसान है जो ये भूल चुका है कि वो क्या हासिल करना चाहता है, लेकिन वो मशीनी अंदाज में नियमों का पालन करता रहता है। जैसे दफ्तर का कोई ऐसा बाबू जो फाइलों पर सिर्फ इसलिए मुहर लगाता रहता है क्योंकि उसे मुहर लगाने को कहा गया है। उसे परवाह नहीं कि उस फाइल से किसका क्या भला हो रहा है। मॉर्टन हमें दिखाते हैं कि समाज केवल एक चिकनी मशीन नहीं है, इसमें घर्षण है, दरारें हैं। तो ये तो हुई बड़े ढांचे, प्रणालियों और नियमों की बात। हाँ, लेकिन इस पूरे स्टैक को खंगालते हुए मुझे लगता है कि इस कहानी में से हम कहीं गायब हैं। मेरी और आपकी, मेरा मतलब है इंसानों की रोजमर्रा की जिंदगी कहाँ है। आप सही कह रहे हैं। जब कोई सुबह उठकर कॉफी पीने जाता है तो वो किस समाज का निर्माण कर रहा है? यहाँ से हम इस चर्चा के अंतिम और सबसे सूक्ष्म हिस्से में आते हैं, माइक्रोसोशियोलॉजी। ये दृष्टिकोण कहता है कि समाज कोई ऊपर से थोपी गई ईंट की दीवार नहीं है, बल्कि हम रोज अपनी बातचीत, अपने इशारों और अपने अर्थों से समाज को बुनते हैं। जी.एच. मीड इसी की बात करते हैं जब वो आए और मी का अंतर समझाते हैं। हाँ, तो क्या आए हमारा वो असली रूप है जो अचानक गुस्सा हो जाता है या कुछ अजीब करने का मन करता है? बिल्कुल। और मी वो रूप है जो हमें रोकता है, क्योंकि लोग क्या कहेंगे। बहुत हद तक हाँ। आए हमारा आंतरिक, रचनात्मक और अप्रत्याशित हिस्सा है, और मी वो हिस्सा है जिसे समाज ने ट्रेन किया है, जिसे मीड सामान्यीकृत अन्य कहते हैं। जी। जब हम कोई भी काम करने से पहले सोचते हैं कि समाज क्या सोचेगा, तो हमारा मी काम कर रहा होता है। इसी बात को अगर हम इरविंग गॉफमन की ड्रामेटोलॉजी थ्योरी से जोड़ें तो बात और भी साफ हो जाती है। गॉफमन कहते हैं कि हमारा पूरा जीवन एक रंगमंच है, हम सब एक नाटक कर रहे हैं। गॉफमन का सिद्धांत आज के दौर में सबसे ज्यादा सटीक बैठता है। उन्होंने हमारे जीवन को 2 हिस्सों में बांटा, फ्रंट स्टेज और बैक स्टेज। अगर हम इसे एक आधुनिक रूपक दें तो क्या सोशल मीडिया हमारा सबसे बड़ा फ्रंट स्टेज नहीं है? बिल्कुल है। जैसे कोई इंस्टाग्राम प्रोफाइल जहां लोग अपनी सबसे सुंदर छुट्टियां, सबसे बेहतरीन कपड़े और अपनी सबसे खुशहाल छवि पेश करते हैं। हम वहां अपना प्रभाव प्रबंधन कर रहे होते हैं। हाँ, फ्रंट स्टेज पर हम हमेशा सावधान रहते हैं। हम वही दिखाते हैं जो दर्शक यानी समाज देखना चाहता है। और फिर आता है बैक स्टेज, जब रात को इंसान अपने कमरे में होता है, पुराने ढीले ढाले कपड़े पहने हुए, पसीने में लथपथ और थका हुआ फोन स्क्रॉल कर रहा होता है। वहां उसे किसी को इम्प्रेस नहीं करना है, वहां वो अपना असली आई रूप जी रहा होता है, ताकि अगले दिन के नाटक के लिए खुद को फिर से तैयार कर सके। और ये नाटक सिर्फ कपड़ों या तस्वीरों तक सीमित नहीं है, इसमें हमारे छोटे छोटे इशारे भी शामिल हैं। क्लिफर्ड गीट्स ने इसे समझाने के लिए बहुत ही साधारण लेकिन गहरी बात कही थी। उनका सघन विवरण या थिक डिस्क्रिप्शन का जो विचार है, वो संस्कृति को प्रतीकों के एक जाल के रूप में देखता है। मुझे उनके लेख में वो आंख झपकने वाला उदाहरण बहुत दिलचस्प लगा। हाँ, हालांकि उसे समझने में थोड़ा समय लगता है। अगर कोई बस अपनी पलकें झपकाता है तो उसमें क्या सांस्कृतिक रहस्य हो सकता है? अगर किसी की आंख में धूल चली गई है और वो पलक झपका रहा है, तो वो एक साधारण शारीरिक क्रिया है, जिसे गियर्स थिन डिस्क्रिप्शन कहते हैं। लेकिन अगर कोई बातचीत के बीच में किसी को देखकर आंख मारता है, तो वो कोई शारीरिक क्रिया नहीं है। उसके पीछे एक बहुत गहरी सांस्कृतिक समझ है। मतलब उस आंख मारने में कोई मजाक हो सकता है,
कोई साजिश हो सकती है। या शायद कोई छुपा हुआ संदेश जो सिर्फ वे दोनों समझ रहे हैं। एक बाहरी व्यक्ति जो संस्कृति को नहीं जानता, उसे सिर्फ एक आंख झपकती हुई दिखाई देगी। समाजशास्त्र का काम उस आंख मारने के पीछे की सांस्कृतिक साजिश को समझना है। और क्या होता है जब हम इन अलिखित सांस्कृतिक नियमों को अचानक तोड़ देते हैं? ये सवाल हमें हैरोल्ड गारफिंकल के ब्रीचिंग प्रयोगों की याद दिलाता है। उनके प्रयोग तो लगभग आज के प्रैंक वीडियोस की तरह लगते हैं। गारफिंकल ये साबित करना चाहते थे कि हमारा समाज जिन अलिखित नियमों पर टिका है वो कितने नाजुक हैं। उन्होंने अपने छात्रों को जानबूझकर इन नियमों को तोड़ने के लिए कहा। जैसे वो लिफ्ट वाला प्रयोग। अरे हाँ, कोई लिफ्ट में चढ़ता है और दरवाजे की तरफ मुंह करके खड़े होने के बजाय घूमकर दीवार की तरफ या बाकी लोगों की तरफ घूरते हुए खड़ा हो जाता है। उसने कोई कानून नहीं तोड़ा, पुलिस उसे पकड़ने नहीं आएगी। लेकिन लिफ्ट में मौजूद लोगों की हालत देखने लायक होती है। वो घबराहट, वो अजीब सा गला साफ करना, वो अजीब सी शांति, ये सब क्यों होता है? क्योंकि उसने समाज का एक ऐसा नियम तोड़ दिया है जो कहीं लिखा नहीं है, लेकिन सबने उसे चुपचाप मान लिया है। गारफिंकल कहते हैं कि जब तक कोई इन नियमों को तोड़ता नहीं, हमें एहसास ही नहीं होता कि समाज नाम का जाल हमें कितनी मजबूती से घेरे हुए है। हमारा सामाजिक भरोसा बहुत ही नाजुक धागों से बंधा है। तो मैक्रो से लेकर माइक्रो तक के सफर को समेटते हुए हम क्या कह सकते हैं? हमने देखा कि कैसे दुर्खीम के बड़े सामाजिक तथ्य हमें दूर से नियंत्रित करते हैं, कैसे मार्क्स का ढांचा हमें एक संघर्ष में धकेलता है, पार्सन्स की व्यवस्थाएं कैसे झटके सहती हैं, और अंत में गॉफमैन और गारफिंकल के सिद्धांत हमें बताते हैं कि हम खुद अपनी रोजमर्रा की हरकतों से इस मैट्रिक्स को कैसे बनाते हैं। ये साबित करता है कि समाजशास्त्र कोई एक सीधा फॉर्मूला नहीं है। यह 14 अलग अलग चश्मों का एक सेट है। जब दुनिया को इन चश्मों से देखा जाता है तो हर घटना के पीछे एक गहरा पैटर्न नजर आता है। बैंक लूटने वाला महज एक अपराधी नहीं रहता, और लिफ्ट में अजीब तरह से खड़ा इंसान सिर्फ पागल नहीं लगता। बिल्कुल। इन तमाम स्रोतों को पढ़ने के बाद मेरे दिमाग में कार्ल मैनहाइम के शोध से निकला एक बहुत ही तीखा विचार अटक गया है। मैनहाइम ने कहा था कि दुनिया में विचारों की दो मुख्य धाराएं होती हैं, विचारधारा और यूटोपिया। मैनहाइम का ये लेख ज्ञान के समाजशास्त्र का आधार है। उनके शोध के अनुसार सत्ता या ताकत में बैठे लोग हमेशा एक विचारधारा या आइडियोलॉजी फैलाते हैं। उनका उद्देश्य वर्तमान व्यवस्था को बनाए रखना होता है, और वे लोगों को ये विश्वास दिलाते हैं कि जो चल रहा है वही प्राकृतिक है, वही सत्य है। दूसरी ओर यूटोपिया उन लोगों का सपना है जो हाशिए पर हैं, जो इस पूरी व्यवस्था को उखाड़ फेंकना चाहते हैं। और मैनहाइम के इन लेखों का ये निष्कर्ष आज की हमारी चर्चा को एक बहुत बड़े सवाल पे लाके खड़ा कर देता है। कैसा सवाल? अगर सब कुछ किसी न किसी के द्वारा रची गई व्यवस्था है, चाहे वो काम करने का तरीका हो, शादी के नियम हो, या फिर सफलता की परिभाषाएं, तो क्या इस दुनिया में कुछ भी ऐसा है जिसे हम सार्वभौमिक सच कह सकते हैं? ये तो बहुत ही गहरा विचार है। या फिर हम केवल किसी और की विचारधारा के चश्मे से इस मैट्रिक्स को देख रहे हैं? क्या हमारे पास कोई अपना यूटोपिया है, या हम सब सिर्फ उस स्क्रिप्ट को निभा रहे हैं जो हमारे पैदा होने से पहले ही लिखी जा चुकी है? ये मैट्रिक्स का वो कोड है जिसे सुलझाना आसान नहीं है, लेकिन इसे समझने की शुरुआत ऐसे ही सवालों से होती है। बिल्कुल सही कहा। इस विस्तृत चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। सवाल पूछते रहिए और कोडिंग के पीछे के सच को तलाशते रहिए।